प्रिय साथियों, मिसाल एकेडमी के 7 जून की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले साथियों हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम लोगों का जीवन एक एक दिन कम होता जा रहा है, एक एक दिन कम होता जा रहा है, लेकिन हम लोग वो सार्थक कदम नहीं उठा पाते हैं जिसकी अपेक्षा जीवन में होती है। साथियों, हम लोग एक टारगेट तो फिक्स कर लेते हैं, लेकिन उस टारगेट को पाने के लिए वास्तव में कितना मेहनत करना है, कितना समर्पण भाव दिखाना है और कितना मजबूती के साथ उस पर डटे रहना है, ये नहीं कर पाते हैं। और हम लोगों में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम लोग अपना जो दिन बिताते हैं, एक एक दिन बिता देते हैं, कभी मूल्यांकन नहीं करते कि आज हमने क्या खोया, क्या पाया। और एक्चुअल में वास्तव में यदि हम लोग मूल्यांकन करें रात में सोते समय मूल्यांकन करें कि आज के दिन हमने अपने टारगेट के लिए जो हमने फिक्स किया है उसके लिए किया क्या है आखिर, और यही करेंगे, अगर यही यदि हम लोग करें तो सुधार आना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इस सुधार को कोई नहीं रोक सकता। और आप देखते होंगे आज हमारे देश में 135 करोड़ संख्या के ऊपर है, 135 करोड़ जनसंख्या है लगभग। आप साथियों देखें तो पेपर में, फोटो में, समाचार पत्रों में, टीवी में ज़्यादातर कुछ ही लोगों का 2-4 हज़ार लोग ऐसे हैं, 2-4 हज़ार लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं, 2-4 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनकी चर्चा प्रायः टेलीविज़न पे, समाचार पत्रों में हुआ करती है। कभी साथियों हम लोगों ने सोचा कि आखिर हमारी चर्चा क्यों नहीं होती है? हमारी चर्चा साथियों इसलिए नहीं होती है कि हम लोग अपने जीवन को उस तरह से ढाल ही नहीं रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, कोई संघर्ष करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। बस थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, यानी हे प्रभु बस किसी तरीके से दाल रोटी चला दीजिए, यही ज़्यादातर लोगों की सोच होती है। और साथियों ये सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दाल रोटी की सोच अगर होती तो आज जितने विकास हम लोग देख रहे हैं ये सारे नहीं देख रहे होते। तो हमेशा साथियों बड़ा करने का प्रयास करें, बहुत बड़ा करने का प्रयास करें। 2 हाथ 2 पैर सबको दिए हैं, वही 2 हाथ 2 पैर बड़े बड़े लोगों को दिए हैं जो हिमालय एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं, नदियों को पार कर जाते हैं, बड़े बड़े इतिहास लिख जाते हैं, बड़े बड़े विजेता होते हैं जिनको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। और साथियों वही 2 हाथ और 2 पैर हम लोगों के पास भी होते हैं, जिनसे हम लोग केवल वो काम करते हैं जो अपनी खुशी के लिए होता है, ना कि कुछ नाम करने के लिए होता है। तो साथियों अपने अंदर परिवर्तन लाइए, बहुत ज़रूरी है परिवर्तन, नहीं तो ऐसे एक एक दिन बीतता जाएगा, एक एक दिन बीतता जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। आप याद करिए 1 जनवरी कितने अभी लग रहा होगा कल की ही बात है, और आज जून चल रहा है, जून चल रहा है। आप कल्पना करिए 6वां महीना चल रहा है, 6 महीने बीत गए और पता भी नहीं चला। तो साथियों लगे रहिए एकदम ईमानदारी के साथ, देखा जाएगा क्या होगा। साथियों जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं सब का निर्णय समय कर देता है। समय पे भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। सफलता का मतलब केवल नौकरी ही नहीं होता, सफलता का मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे, एकदम ईमानदारी से लगे रहिए और बाकी समय पर छोड़ दीजिए। तो चलिए आज हम लोग साथियों पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। किस भारतीय लेखिका को कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार प्रतियोगिता में एशिया क्षेत्र के लिए पुरस्कृत किया गया है? साथियों ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, A, B, C, D। तो आपको यहाँ मारना होगा कृतिका पांडे को। कृतिका पांडे को यह पुरस्कार मिला है चूँकि एशिया का कॉमनवेल्थ पुरस्कार मिला है, और एशिया छोटा मोटा क्षेत्र तो है नहीं, एशिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भारत की हैं। तो ये कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाया करते हैं, तो आपको कृतिका पांडे का नाम याद रखना है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, ये पर्यावरण से संबंधित है और ये करंट अफेयर्स भी है और रूस से संबंधित है। बड़ा देश है रूस, भारत का दोस्त भी है, तो इसलिए हमारे और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तेल रिसाव के कारण रूस की कौन सी नदी चर्चा में रही? तो ये आपके सामने 4 नदियां हैं, A, B, C, D, 4 ऑप्शन है आपके सामने। आपको मारना है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मारना है। ये अंबरनाया नदी है जिसमें तेल रिसाव हो गया, और ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आ सकता है। ये इसमें लगभग 20,000 टन तेल का रिसाव हुआ है। 20,000 टन सुनने में कम ज़्यादा लगे, संख्या मायने नहीं रखती है, मायने रखती है कि इसकी चर्चा कितनी ज़्यादा हो गई है, और जिसकी चर्चा होती है वही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी है। यह घटना साइबेरियाई क्षेत्र में घटी है, और साइबेरियाई क्षेत्र आप देख रहे हैं, एशिया वाला क्षेत्र जो रूस का एशिया में क्षेत्र है, साइबेरिया क्षेत्र है वो, और साइबेरियन पंछी भी आते रहते हैं भारत में, आपने सुना होगा। यहाँ एक बिजली संयंत्र था, और बिजली संयंत्र में ही ये घटना घटी है। साथियों, रूस की और कुछ नदियाँ हैं, जैसे बोल्गा है, यूराल है, नीपर है, नीस्तर है, डान है, ओब है। कई नदियां हैं, बोल्गा, यूराल, नीपर, नीस्तर, ओब, डान, तो कई नदियां हैं। आपको कभी कभी मिलाने के लिए आ जाता है कि कौन सी नदी कहाँ पर है। और उसी क्षेत्र में बैकाल नामक झील भी है। बैकाल जो विश्व की सबसे गहरी झील है, और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और आपसे विश्व में पूछ ले कि सबसे बड़ी झील कौन सी है जो सबसे ज़्यादा मीठे पानी की है, तो वो है सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। और नदियों के बारे में एक आध दो बातें हम लोग और देख लेते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है नील नदी। नील नदी आपको पता है अफ्रीका में कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है, और यह निकल करके कई देशों में बहते हुए भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि नील नदी कहाँ से निकलती है? तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला, नील नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है, और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और आपसे यहीं पर पूछ ले कि विश्व की सबसे ज़्यादा जल ढोने वाली नदी, किस नदी में सबसे ज़्यादा जल बहता है? तो यह है अमेजन नदी। अमेजन नदी में सबसे ज़्यादा जल बहता है। जल बहाव के दृष्टिकोण से अमेजन नदी सबसे बड़ी है, और लंबाई में नील नदी है। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? आपने देखा होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला है। नक्शा उठा करके देखेंगे आप तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज नामक पर्वत श्रेणी है। उसी में एक देश है पेरू, जहाँ से अमेजन नदी निकलती है। ब्राज़ील, रूस बहते हुए ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब अमेजन नदी के बारे में 2-3 फैक्ट आपने देखा। सबसे ज़्यादा जल ढोने वाली नदी है। कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और कहाँ जाकर के गिरती है? तो अटलांटिक महासागर में जाकर के यह गिर जाती है। अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। इतनी बातें आपने नदियों के बारे में देख लिया। चलिए साथियों, हम लोग यहाँ तो आपको मारना है ये वाली नदी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने 1979 के बाद यानी काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, लगभग ये होगा 41 साल के बाद, किस देश को मेजबानी सौंपी है? आपके सामने चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भारत। 4 ऑप्शन है, आपको मारना है भारत। चूंकि ये भारत को मिली है, और एशियन फुटबॉल ये महिलाओं का है, ये महिलाओं का होगा, इतना याद रखिएगा, महिलाओं का होगा ये। तो आप इसलिए इसको याद रखिए कि एशिया छोटा मोटा कोई महाद्वीप तो है नहीं, तो इतने बड़े महाद्वीप में अगर भारत को चुना जाता है वो भी इतने सालों के बाद, तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। और इसका आयोजन होगा 2022 में। इसका आयोजन भी आप नोट कर लीजिए, 2022 में
इसका आयोजन होने वाला है और 2023 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होगा। 2023 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। हालांकि वो तो भारत में अभी नहीं मिला है भारत को मेज़बानी। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। एक बात यहाँ हम आपसे पूछें कि एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की चर्चा आई है ना हम लोग, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग टीसी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये चीन में बहती है और इसलिए भी पूछ सकता है क्योंकि कोरोना की उत्पत्ति वुहान शहर से हुई है और वुहान को ऐसे बीचों बीच काट देती है। ये वुहान शहर को यांग टीसी क्यांग नदी बीचों बीच से काट देती है, यानी 2 भागों में बांट देती है। तो आपसे पूछ सकता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ बहती है? तो चीन में बहती है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है यांग टीसी क्यांग उसका नाम है। और यहीं पर एक प्रश्न हम आपसे पूछें, एशिया की सबसे गहरी झील, एशिया की सबसे गहरी झील और सबसे बड़े मीठे पानी की झील, तो दोनों ही क्या नाम है? बैकाल झील। अभी हमने आपसे आगे चर्चा किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन। वर्चुअल का मतलब हमने आपको कह दिया है कि आमने सामने लोग नहीं आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी के चलते आज पूरा विश्व संकट में आ गया है और आज ही ये अवसर है जब एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, तभी महामारी से निजात मिलेगी, तभी महामारी ख़त्म होगी, अन्यथा ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हर चीज़ का वैश्वीकरण हो चुका है, हर चीज़ का पहनावा ओढ़ावा, खान पान, शादी विवाह, हर चीज़ का वैश्वीकरण हो चुका है, तो बीमारियों का भी वैश्वीकरण होगा। यानी कोई बीमारी ब्रिटेन में फैले तो भारत में फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और भारत में फैले तो वहाँ फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए आज विश्व को एक होने की आवश्यकता है और धीरे धीरे लोग एक हो रहे हैं। तो यह वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के दिशा निर्देश में हुआ था और इसमें लगभग 50 देश से अधिक शामिल हुए थे। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं। शांति एवं विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। तो आपको मारना है B ऑप्शन, नेत्रा को चुना गया है। और मनुषी छिल्लर को एडिडास आपने नाम सुना होगा, एडिडास कभी कभी पूछ लेता है ब्रांड एम्बेसडर। मनुषी छिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको पता है 2017 की मिस वर्ल्ड रही है ये मनुषी छिल्लर, 2017 की मिस वर्ल्ड रही हैं। तो हम लोग अब आज मनुषी छिल्लर की बात नहीं करेंगे, हम लोग आज बात कर रहे हैं नेत्रा की। नेत्रा के बारे में इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि नेत्रा की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी कर दिया है और मात्र 13 वर्ष की हैं, ये 13 वर्ष की हैं, तमिलनाडु की रहने वाली हैं और इनके पिताजी ये मतलब नाई का काम करते हैं, बार्बर का काम करते हैं, पार्लर वगैरह चलाते हैं। तो बहुत बड़े घर की नहीं है, फिर भी इनका दिल बहुत बड़ा है। कोरोना में जो भूखे लोग थे उनको खिलाने पिलाने के लिए 5 से 6 लाख रुपया इस बालिका ने खर्च कर दिया और इतने बड़े पद पर, देखिए इतने बड़े पद पर भी आ गई। जब उन्होंने 5 लाख खर्च किया होगा तो उनको नहीं पता रहा होगा कि उनको इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। प्रधानमंत्री जी मन की बात में उनका उल्लेख करेंगे। तो आप नेत्रा का नाम याद रखिएगा। यही क्योंकि ये आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत, तो बहुत बड़ी बात होती है और ये हिंदुस्तान की हैं और भारत की हैं। मेन चीज़ 13 वर्ष की हैं और बहुत गरीब घर की हैं और प्रधानमंत्री जी ने इनका मन की बात में नाम लिया है। तो आपसे पूछ सकता है कि नेत्रा का संबंध किस राज्य से है? तो नेत्रा का संबंध तमिलनाडु से है। दूसरा प्रश्न यही आ सकता है, इसका कौन नियुक्त किया गया है? तीसरा आ सकता है कि नेत्रा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समाज सेवा से संबंधित है। इतनी बातें आप नेत्रा के बारे में जानिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला का मतलब आज का सवाल रहेगा हमारा
कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। हमने यही प्रश्न इसलिए लिया है कि बाघों की मौत के कारण बाघ की गणना अब चर्चा में आ गई है। तो ये प्रश्न कभी भी पूछ सकता है। चूंकि टाइगर से संबंधित है तो आप एक काम करिएगा, आप सर्च करते समय देख लीजिएगा कि टाइगर की संख्या कितनी है, कितने टाइगर रिजर्व वर्तमान में है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं और सबसे बड़ा बाघों का आवास किस राज्य में है। इतने प्रश्न आप देखेंगे तो आपको बाघों से संबंधित 4-5 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और प्रयास करिएगा डिटेल में आप इसका उत्तर दीजिए। डिटेल में देंगे तो आपके कई मित्र वो जो वीडियो देखते हैं वो देख करके अपनी तैयारी करेंगे और आपको ज़रूर थैंक्स बोलेंगे, हम भी आपको थैंक्स बोलेंगे। एक दूसरे का एक दूसरे का सहयोग करें और तैयारी में योगदान दें। साथियों, भारत को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए आप लोग, सब लोग मिल करके एक सभ्य और सुसंस्कृत भारत, सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करवाइए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए साथियों। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।